हुकामों के चेहरे पर उदासी के बादल छा गए। एक खास कमेटी बनाई गई और उसके जिम्मे यह काम दे दिया गया कि जैसे भी हो यह काम होना है और इस काम का दारोमदार आप पर है। दारोमदार किसी कार्य के पूरा होने या ना होने की जिम्मेदारी व्यक्ति के ऊपर, यानी कि मूर्तिकार को कह दिए गए कि जैसे भी करो इस मूर्ति की नाक तुमने ही लगानी। आखिर मूर्तिकार को फिर बुलाया गया। उसने मसला हल कर दिया। वह बोला, पत्थर की किस्म का ठीक पता नहीं चला तो परेशान मत होइए, मैं हिंदुस्तान के हर पहाड़ पर जाऊंगा और ऐसा ही पत्थर खोज कर लाऊंगा। कमेटी के सदस्यों की जान में जान आई। चलो कुछ तो काम बना। सभापति ने चलते चलते गर्व से कहा, ऐसी क्या चीज है जो हिंदुस्तान में मिलती नहीं? हर चीज इस देश के गर्भ में छिपी है। जरूरत है खोज करने की। खोज करने के लिए मेहनत करनी होगी। इस मेहनत का फल हमें मिलेगा और आने वाला जमाना खुशहाल होगा। यानी कि अंग्रेजों की रानी अगर खुश होकर गई तो हमारे देश को फायदा हो। वह छोटा सा भाषण फौरन अखबारों में छप गया। मूर्तिकार हिंदुस्तान के पहाड़ी प्रदेशों और पत्थरों की खानों के दौरे पर निकल पड़ा। कुछ दिन बाद वह हताश लौटा। हताश माने निराश। उसके चेहरे पर लानत बरस रही थी। उसे बहुत शर्म आ रही थी। उसने सिर लटकाकर खबर दी, हिंदुस्तान का चप्पा चप्पा कोना कोना खोज डाला, पर इस टाइप का पत्थर नहीं मिला। यह पत्थर विदेशी है। सभापति ने तेज में आकर कहा, लानत है आपकी अकल पर। विदेशों की सारी चीजें हम अपना चुके हैं, दिल दिमाग तौर तरीके और रहन सहन। जब हिंदुस्तान में बाल डांस तक मिल जाता है तो पत्थर क्यों नहीं मिल सकता? मूर्तिकार चुप खड़ा था। सहसा उसकी आंखों में चमक आ गई। उसने कहा, मैं एक बात कहना चाहूंगा, लेकिन इस शर्त पर कि यह बात अखबार वालों तक ना पहुंचे। अखबार वाले क्या करते हैं? बाल की खाल निकालते हैं। कोई भी खबर होती है उसको नमक मिर्च लगाकर छाप देते हैं। सभापति की आंखों में भी चमक आई। चपरासी को हुक्म हुआ और कमरे के सब दरवाजे बंद कर दिए गए। तब मूर्तिकार ने कहा, देश में अपने नेताओं की मूर्तियां भी हैं। अगर इजाजत हो और आप लोग ठीक समझे तो मेरा मतलब है कि जिसकी नाक की लाट ठीक बैठे उसे उतार लिया जाए। यानी कि देखो गुलामी किस हद तक है, गुलाम मानसिकता कि अंग्रेजों ने हमारे शरीर को आज़ाद कर लिया लेकिन मन आज भी गुलाम है। कि उस जॉर्ज पंचम की लाट की नाक, जो कि हमारे देश को जिसने लूटा है, जो हमारे देश पर तानाशाही की, उसकी लाट पर नाक लगाने के लिए हम अपने देश के शहीदों की मूर्तियों से की लाट से नाक काट कर उस पर लगाएंगे। सबने सबकी तरफ देखा। सबकी आंखों में एक क्षण की बदहवासी के बाद खुशी तैरने लगी। सभापति ने धीमे से कहा, लेकिन बड़ी होशियारी से, यानी कि चुपचाप काम करने, किसी को पता ना चले। मूर्तिकार फिर देश दौरे पर निकल पड़ा। जॉर्ज पंचम की खोई हुई नाक का नाप उसके पास था। दिल्ली से वह बंबई पहुंचा। दादा भाई नौरोजी, गोखले, तिलक, शिवाजी, कावस जी, जहांगीर, सबकी नाकें उसने टटोली, नापी और गुजरात की ओर भागा। गांधी जी, सरदार पटेल, विट्ठल भाई पटेल, महादेव देसाई की मूर्तियों को परखा और बंगाल की ओर चला। गुरुदेव, रविंद्रनाथ, सुभाष चंद्र बोस, राजा राम मोहन राय आदि जो भी दिखा नाप झोंक की और बिहार की तरफ चला। यानी कि कोई भी ऐसी उसने मूर्ति नहीं छोड़ी। जितने भी देश के हमारे शहीद हुए हैं, स्वतंत्रता सेनानी हुई है, सब की उसने मूर्तियों की नाक को नापा। बिहार होता हुआ उत्तर प्रदेश की ओर लौट आया। चंद्रशेखर आजाद, बिस्मिल, मोतीलाल नेहरू, मदन मोहन मालवीय की लाटों के पास गया। घबराहट में मद्रास भी पहुंचा। सत्यमूर्ति को भी देखा और मैसूर, केरल आदि सभी प्रदेशों का दौरा करता हुआ पंजाब पहुंचा। लाला लाजपत राय और भगत सिंह की लाटों से भी सामना हुआ। आखिर दिल्ली पहुंचा और अपनी मुश्किल बयान की। पूरे हिंदुस्तान की परिक्रमा कर आया, सब मूर्तियां देख आया, सबकी नाकों का नाप लिख लिया, पर जॉर्ज पंचम की इस नाक से सब बड़ी निकली। इस बात के पीछे भी तथ्य छिपे कि जॉर्ज पंचम की नाक से सभी शहीदों की मूर्तियों की नाक बड़ी। यानी कि कोई व्यक्ति कितना भी बड़ा हो, लेकिन हमारे शहीदों के आगे वो छोटा ही रहेगा। सुनकर सब हताश हो गए और झुलझुलाने लगे। मूर्तिकार ने ढांढस बंधाते हुए आगे कहा, सुना है कि बिहार सेक्रेटेरिएट के सामने सन 42 यानी 1942 में शहीद होने वाले बच्चों की मूर्तियां स्थापित है। शायद बच्चों की नाक ही फिट बैठ जाए। यह सोचकर वहां भी पहुंचा, पर उन बच्चों की नाकें भी इससे कहीं बड़ी बैठती है। अब बताइए मैं क्या करूं?
यानी कि हमारे देश का जो एक छोटे से छोटा बच्चा है, शहीद है, उसकी पावर भी विदेशी चाहे कितना भी बड़ा उससे अधिक है, क्योंकि शहीद हमेशा पूजनीय होता है, सम्माननीय होता है, और यही बात वे समझाना चाह रहे हैं।